Hello friends, welcome back to my channel Moral Education Rekha P. I am here with you fifth video of English pedagogy which is about CTET, RTET, MPTET, UPTET level 1 and 2 both. This will definitely help you in these exams preparations which is explained by me very clearly. Friends, before starting the video, I would like to request you, please don't forget सब्सक्राइब दिस चैनल। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने से आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा, जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और आप उस वीडियो का बेनिफिट ले सकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया ऑफ लिसनिंग। निम्नलिखित में से लिसनिंग का क्राइटेरिया कौन सा नहीं है, हमें ये बताना है। क्राइटेरिया मीन्स क्या होता है? मानदंड, और इंग्लिश में इसको मेजर्स बोलते हैं या फिर राइटफुलनेस। अब क्राइटेरियन का नाउन क्या होगा? क्राइटेरियन। ऑप्शन नंबर 1 है अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस मीन्स होता है ध्यान भटकाने से बचें। सेकंड है रिकग्नाइजिंग वर्ड्स, शब्दों को पहचानें। थर्ड है बीइंग अटेंटिव बट अवॉइडिंग आई कॉन्टेक्ट, यानी कि अटेंटिव रहना है, यानी कि हमें ध्यान देना है अच्छे से, और लेकिन आई कॉन्टेक्ट से अवॉइड करना, यानी कि आई कॉन्टेक्ट से बचना है। फोर्थ है रिकग्नाइजिंग स्ट्रेस, रिदम, टोन एंड इंटोनेशन। अब टोन एंड इंटोनेशन मीन्स क्या होता है? स्वर। अब यानी कि रिकग्नाइजिंग करना है, हमें पहचानना है। स्ट्रेस यानी कि कहाँ पे हमें स्ट्रेस देना है। रिदम, कहाँ पे रिदम आएगी यानी कि लय आएगी। कहाँ पे टोन एंड इंटोनेशन आएगा, यानी कि कहाँ पे स्वर और स्वर आएंगे। ये इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? नोट पूछा है, क्राइटेरिया लिसनिंग का नहीं है, हमें ये बताना। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ क्या है? ये लिसनिंग के क्राइटेरिया हैं। लेकिन थर्ड वाला क्या है? बीइंग अटेंटिव बट अवॉइडिंग आई कॉन्टेक्ट, यानी कि थर्ड ऑप्शन क्या है? करेक्ट है और ये नेगेटिव है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। स्पीकिंग इज एन एक्टिव प्रोसेस वाइल लिसनिंग इज अ ब्लैंक प्रोसेस। स्पीकिंग क्या है? एक सक्रिय प्रक्रिया है, जबकि लिसनिंग कौन सी प्रक्रिया है, ये बताना है। फर्स्ट है डोरमेंट, सेकंड फास्ट, थर्ड स्लो, फोर्थ पैसिव। अब फर्स्ट डोरमेंट। डोरमेंट मीन्स होता है नॉट एक्टिव फॉर सम टाइम, क्योंकि कुछ समय के लिए निष्क्रिय। अगर वन वर्ड में बोले तो इनएक्टिव या फिर स्टेगनेंट, यानी कि रुका हुआ या फिर ठहरा हुआ। सेकंड आता है हमारा फास्ट। फास्ट मीन्स क्या होता है? तेज। तो ना तो फर्स्ट होगा करेक्ट ऑप्शन, ना सेकंड होगा। थर्ड क्या है? स्लो। स्लो मीन्स क्या होता है? धीरे, ना ही थर्ड होगा। फोर्थ क्या है हमारा? करेक्ट आंसर है मीन्स पैसिव। पैसिव मीन्स क्या होता है? निष्क्रिय। स्पीकिंग इज एन एक्टिव प्रोसेस वाइल लिसनिंग इज अ पैसिव प्रोसेस। एक्टिव का ऑपोजिट क्या होगा? पैसिव होगा। क्वेश्चन नंबर 3। अ टीचर कैन डेवलप लिसनिंग स्किल्स इन इंग्लिश बाय। एक टीचर लिसनिंग स्किल्स डेवलप कर सकता है इंग्लिश के द्वारा, हमें ये बताना है। इंग्लिश में फर्स्ट है मेकिंग द लर्नर्स लिसन टू एवरीथिंग दे हियर पैसिवली। लर्नर्स को यहाँ पर वो सब कुछ सुनने के लिए बनाना है या फिर तैयार करना है जो कि वो पैसिवली सुनते हैं। सेकंड है फोकसिंग ओनली ऑन लिसनिंग स्किल्स। सिर्फ और सिर्फ लिसनिंग स्किल्स पर ही फोकस करना है, विदाउट एसोसिएटिंग इट विद अदर लैंग्वेज स्किल्स, और उनको बिना किसी दूसरी लैंग्वेज स्किल से कनेक्ट किए हुए ही हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ लिसनिंग स्किल्स के ऊपर ही फोकस करना है। थर्ड है क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्नर्स टू लिसन टू अ वेराइटी ऑफ सोर्सेज एंड पीपल एंगेज इन लिसनिंग एक्टिविटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना किसके लिए? लर्नर्स के लिए, कि वो क्या सुने? लिसन टू अ वेराइटी ऑफ सोर्सेज, यानी कि वो काफ़ी सारे वेराइटी के सोर्सेज को सुने, सिर्फ एक ही नहीं, काफ़ी सारी वेराइटी के सोर्सेज को सुने। और एंड पीपल एंगेज इन लिसनिंग एक्टिविटीज़, और पीपल क्या रहे? इसके अंदर लिसनिंग एक्टिविटीज़ में एंगेज रहें। फोर्थ है स्पीकिंग टू लर्नर्स कंटिन्यूसली, यानी कि लर्नर्स से कंटिन्यूसली बोलते रहना, बोथ विद द क्लासरूम एंड आउटसाइड, कि क्लासरूम में भी स्टूडेंट के साथ बोलते रहना और आउटसाइड भी, क्लास के बाहर भी स्टूडेंट के साथ बोलते रहना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा?
थर्ड हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है, यानी कि अ टीचर कैन डेवलप लिसनिंग स्किल्स। कैसे लिसनिंग स्किल्स डेवलप करेगा टीचर इंग्लिश में? यानी कि क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ वाला हमारा करेक्ट आंसर है। मीन्स जहाँ कहीं भी हमें ये दिखाई दे स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अगर टीचर देगा तो वहीं पर ही क्या रहेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से कोई भी लैंग्वेज को सीख पाएगा या कोई भी एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट ले सकेगा। और इससे क्या रहेगी, टीचिंग इंटरेस्टिंग भी रहेगी और उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट भी स्टूडेंट्स को मिलेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम। लैंग्वेज लर्निंग शुरू होती है, ये बताना है। फर्स्ट है स्पीकिंग यानी कि बोलने से, सेकंड है रीडिंग यानी कि पढ़ने से, थर्ड है राइटिंग यानी कि लिखने से, और फोर्थ है नन ऑफ दिस यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, लैंग्वेज कहाँ से स्टार्ट होती है, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम स्पीकिंग, यानी कि फर्स्ट वन क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। द लिसनिंग इज द फंक्शन ऑफ। लिसनिंग किसका फंक्शन है ये बताना है, यानी कि लिसनिंग का कार्य क्या है ये बताना है। फंक्शन मीन्स होता है वर्क या फिर कार्य। फर्स्ट है ऑडियो सेंस, सुनने की समझ। सेकंड है विजुअल सेंस, देखने की समझ। थर्ड है लिंगुअल सेंस मीन्स लैंग्वेज रिलेटेड सेंस या फिर भाषिक समझ। और फोर्थ है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो द लिसनिंग इज द फंक्शन ऑफ ऑडियो सेंस, यानी कि सुनना किस चीज़ का कार्य है, सिर्फ सुनने की ही समझ का कार्य है। तो फर्स्ट क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। द लैटिन वर्ड लिंगुआ मीन्स। लिंगुआ का क्या मतलब है ये बताना है, लैटिन वर्ड है ये। फर्स्ट है लेग्स यानी कि टांगे या पैर। सेकंड है टंग यानी कि जीभ। थर्ड है आइज मीन्स आँखें। फोर्थ है हेड यानी कि सिर। अब लिंगुआ किससे से रिलेटेड रहता है हमारा, लिंगुआ मीन्स होता है लैंग्वेज रिलेटेड टू लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज से रिलेटेड होता है। तो लैंग्वेज कहाँ से बोली जाती है, वो टंग से बोली जाती है। तो हमारा सेकंड क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। द टेक्निक ऑफ स्पीकिंग स्किल इज। स्पीकिंग स्किल की टेक्निक क्या है वो बताना है। फर्स्ट है रोल प्लेइंग, सेकंड ओरल कंपोजिशन, थर्ड रिप्रोडक्शन, फोर्थ ऑल ऑफ दिस। सबसे पहले ये देख लेते हैं रोल प्लेइंग क्या रहता है। रोल प्लेइंग मीन्स क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या किया जाता है, यानी कि ये एक तरह की एक्टिविटी होती है जिसको टीचिंग के अंदर स्पेशली यूज़ किया जाता है। इसके अंदर पर्सन क्या करते हैं, एक कोई भी पार्ट को प्ले करते हैं, यानी कि पर्सन उसके अंदर कोई भी कार्य करते हैं, रोल प्ले करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ओरल कंपोजिशन। ये ओरल कंपोजिशन क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन आर टोट टू से व्हाट दे वांट टू राइट आउट लाउड बिफोर राइटिंग इट डाउन। यानी कि ये एक तरह का प्रोसेस है जिसके अंदर बच्चों को ये सिखाया जाता है या फिर ये बताया जाता है कि वो जो भी कुछ लिखें उससे पहले वो जो भी लिखने वाले हैं उसको वो जोर से बोले। फिर नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। अब ये रिप्रोडक्शन क्या होता है, द प्रोडक्शन ऑफ कॉपीज ऑफ समथिंग, यानी किसी भी चीज़ की कॉपीज होती हैं प्रोडक्शन की, ये हमारा रिप्रोडक्शन हो जाता है। फिर नेक्स्ट है ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे हमारा टेक्निक ऑफ स्पीकिंग स्किल बताना है। तो इसके अंदर रोल प्लेइंग भी आता है, ओरल कंपोजिशन भी आता है और रिप्रोडक्शन भी आता है, यानी कि ऑल ऑफ दिस क्या है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है, यानी कि 4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ रीडिंग। रीडिंग का काइंड इनमें से कौन सा नहीं है वो बताना है। फर्स्ट लाउड रीडिंग, सेकेंड साइलेंट रीडिंग, थर्ड डिस्क्रिप्टिव रीडिंग एंड फोर्थ सप्लीमेंट्री रीडिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, डिस्क्रिप्टिव रीडिंग। किसी भी रीडिंग का यहाँ पर क्या है काइंड नहीं है। बाकी लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग और सप्लीमेंट्री रीडिंग ये रीडिंग के ही काइंड के अंदर आ जाते हैं। फर्स्ट है लाउड रीडिंग। अब लाउड रीडिंग किसको बोलते हैं वो देख लेते हैं। इससे क्या रहता है, इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन। इसमें प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होता है और ये कहाँ पर की जाती है, क्लासरूम में की जाती है। और ये किसके अंदर आती है, इंटेंसिव रीडिंग के अंदर आती है। फिर नेक्स्ट है साइलेंट रीडिंग। अब साइलेंट रीडिंग क्या होती है, लॉन्ग टेक्स्ट किसके अंदर आ जाते हैं, वो
साइलेंट रीडिंग में आते हैं। और साइलेंट रीडिंग में क्या रहता है, स्पीड ऑफ रीडिंग, यहाँ पे क्या रहती है, स्पीड ऑफ रीडिंग क्या होगी, इम्प्रूव्स होगी, यानी कि यहाँ उसके अंदर इम्प्रूवमेंट होगा और इसके अलावा कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। English language has blank consonant sounds. First 24, second 21, third 22, fourth 23. English language had 24 consonant sounds. So first one is our correct option. Next is question number 10. Which of the following statements is correct? इनमें से correct statement कौन से ये बताना। First, children comes to school with a treasure of experience and their mother tongue acts like a resource in learning English. अब इसके अंदर फर्स्ट वाला ही करेक्ट लग रहा है। क्यों करेक्ट लग रहा है, क्योंकि चिल्ड्रन किसके साथ स्कूल कैसे आते हैं, बच्चे अपनी मदर टंग के साथ ही स्कूल के अंदर आते हैं और उनके पास उसी का एक्सपीरियंस रहता है, वही एक्सपीरियंस होता है उनके पास और वो उसी से लेस होते हैं, यानी कि उसी के साथ आते हैं, ट्रेजर होता है उनके पास, काफ़ी सारा एक्सपीरियंस होता है और उसको हम क्या कर सकते हैं, एज अ रिसोर्स लर्निंग इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। एज अ टीचर आप कर सकते हो या टीचर कर सकते हैं। सेकंड, फर्स्ट वाला करेक्ट लग रहा है तो इसका फर्स्ट ही आंसर करेक्ट है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये क्या है, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग हैं। क्यों नहीं, ये देख लेते हैं। इंग्लिश क्या है, लर्निंग फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, हर्डल है लर्निंग इंग्लिश में, तो ये हर्डल नहीं होती है, फर्स्ट लैंग्वेज एज अ रिसोर्स यूज़ किया जा सकता है। थर्ड है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू टीच इंग्लिश, यानी कि बहुत मुश्किल होता है इंग्लिश को टीच करना बच्चों को, एज दे यूज़ देयर फर्स्ट लैंग्वेज इन एवरी आस्पेक्ट एंड इग्नोर इंग्लिश, इसलिए इंग्लिश को इग्नोर कर देना चाहिए, तो ये रॉन्ग है। फोर्थ है, एज अ टीचर यू वुड लाइक टू गिव अ लिस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड, एक टीचर होते हुए आप क्या करोगे, बच्चों को एक लिस्ट दे दोगे इंग्लिश वर्ड्स की, पहले ही दिन आप क्या करोगे, बच्चों को वर्ड्स की एक लिस्ट दे दोगे, तो ये भी हमारा रॉन्ग है, तो करेक्ट क्या है, फर्स्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। A 2.5-year-old child picks up his sibling's book and looking at the pictures tells a story. The child is, एक 2.5 साल का बच्चा है, वो क्या करता है, अपनी सिबलिंग से बुक ले लेता है किस चीज़ की, और स्टोरी बुक्स ले लेता है, इनकी पिक्चर्स होती हैं उस बुक्स के अंदर, वो वाली बुक ले लेता है और उन पिक्चर्स को देखता है और क्या, एक स्टोरी वो बताने लगता है। तो ऐसा बच्चा क्या होगा, हमें ये बताना है। एमरजेंट स्टोरी राइटर होगा, नहीं होगा। एमरजेंट राइटर होगा, ये भी नहीं होगा। एमरजेंट स्टूडेंट होगा, थर्ड, ये भी नहीं होगा। फोर्थ क्या है, एमरजेंट रीडर, यानी कि वो क्या है, एक एमरजेंट रीडर है। फोर्थ क्या है, हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 12। द स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स कंबाइन टू फॉर्म phrases combine to form clauses and clauses join to make sentences is known as, यानी कि यहाँ पर क्या है, वर्ड्स को कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, फ्रेसेस बनता है। फ्रेसेस को कंबाइन करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, क्लोजेस बनेगा, और जब हम क्लोजेस को ज्वाइन कर देंगे तो हमारे यहाँ पे क्या बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं वो बताना है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सिंटैक्स, इसको हम सिंटैक्स बोलते हैं। कोलोक्युअल नहीं होगा, सिमेंटिक्स नहीं होगा, कोलोकेशन नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सिंटैक्स होता है, तो सिंटैक्स होगा। तो सिंटैक्स क्या होता है वो देख लेते हैं। हाउ मीनिंग वर्क्स इन लैंग्वेज, तो सिंटैक्स में मीनिंग किसी भी लैंग्वेज में कैसे वर्क करता है ये इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर। और हाउ रूल्स वर्क्स इन सेंटेंस और लैंग्वेज, यानी कि किसी भी लैंग्वेज में रूल्स भी कैसे, किसी वाक्य में या फिर लैंग्वेज में रूल्स कैसे वर्क करते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है सिंटैक्स में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। करेक्ट स्पीच हैबिट्स कैन बी इफेक्टिवली डेवलप्ड थ्रू, फर्स्ट क्विजेज, सेकंड डिक्टेशन, थर्ड प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस, फोर्थ वोकैबुलरी प्रैक्टिस। करेक्ट स्पीच हैबिट्स कैसे डेवलप होगी वो बताना है। तो क्विजेज हमारे किससे से रिलेटेड होते हैं, स्पीकिंग से रिलेटेड होंगे। डिक्टेशन से क्या होता है, हमारा स्पेलिंग एरर्स इम्प्रूव होता है डिक्टेशन से। प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस से क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस होगी। और वोकैबुलरी प्रैक्टिस से सिर्फ वर्ड्स की,
या फिर वोकेबलरी की ही प्रैक्टिस होगी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? थर्ड, यानी कि थर्ड क्या है? करेक्ट ऑप्शन है प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ लिसनिंग? इनमें से कौन सा लिसनिंग का रोल नहीं है, ये बताना है। फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द मैसेज एंड कंटेंट, कंटेंट और मैसेज को समझना। सेकेंड, फोकसिंग ऑन व्हाट द अदर पर्सन इज ट्राइंग टू से, इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना कि दूसरा आदमी क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इस चीज़ के ऊपर फोकस करना। थर्ड, एक्सप्रेसिंग वंस फीलिंग बिफोर समवन, यानी कि किसी एक की फीलिंग को किसी दूसरे के सामने एक्सप्रेस करना, प्रकट करना। फोर्थ, अंडरस्टैंडिंग फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स, फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स को समझना। तो यहाँ पे लिसनिंग का रोल क्या नहीं है, ये बताना है। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ क्या है? ये रोल ऑफ लिसनिंग है। और थर्ड क्या है? एक्सप्रेसिंग वंस फीलिंग बिफोर समवन, ये क्या है? यहाँ पर स्पीकिंग का रोल हो रहा है, ना कि लिसनिंग का। तो करेक्ट यहाँ पे क्या है? थर्ड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, अ टीचर ऑफ क्लास सेकंड indulges in story session in the class. After the story is over, the teacher asks the student to repeat some words used in the story. Which learning skills is the teacher trying to develop in the learners? यहाँ पे क्लास सेकंड की टीचर है जो किसी के अंदर अपने स्टूडेंट्स को एंगेज रखती है, यहाँ पर स्टोरी सेशन के अंदर, यानी कि स्टोरी सुनाकर अपने स्टूडेंट्स को क्या कर रही है? वो एंगेज कर रही है। जब स्टोरी एंड हो जाती है तो उसके बाद टीचर अपने स्टूडेंट्स से पूछती है, क्या पूछती है कि भाई आपको क्या करना है? कुछ वर्ड्स को रिपीट करना है जो कि स्टोरी में यूज़ हुए हैं। अब ये बताना है कि इसके अंदर कौन से लर्निंग स्किल टीचर यूज़ करने की कोशिश कर रही है जिससे कि लर्नर्स समझ सकें। फर्स्ट, स्पीकिंग, सेकंड, लिसनिंग, थर्ड, ऑल ऑफ द अबव एंड फोर्थ, नन ऑफ द अबव। फर्स्ट, स्पीकिंग स्किल का भी यूज़ हो रहा है क्योंकि भाई टीचर बोल रही है, बोल के ही तो सुना रही हैं, कोई भी स्टोरी है, तो ये स्पीकिंग भी सही है। फिर सेकंड है लिसनिंग, लिसनिंग कैसे सही होगा? लिसनर कौन हो गए? स्टूडेंट लिसनर हो गए और टीचर क्या हो गए? यहाँ पे स्पीकर है, तो ये भी सही है। और थर्ड क्या है? ऑल ऑफ द अबव, दोनों का ही होना जरूरी है, सुनाने वाले का भी और सुनने वाले का भी, इसलिए क्या है? 3 ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है, मीन्स ऑल ऑफ द अबव। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 16, एन इंटोनेशन में नॉट बी अ ब्लैंक टोन। फर्स्ट, लाउड, सेकंड, स्लाइडिंग, थर्ड, राइजिंग, फोर्थ, फॉलिंग। इंटोनेशन क्या नहीं हो सकता टोन के अंदर, ये बताना है। ब्लैंक में क्या आएगा? तो लाउड क्या होता है? लाउड से तो सिर्फ क्या होगा? प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होगा, यानी कि लाउड टोन में जब भी रीडिंग होती है या बोला जाता है तो उससे प्रोनाउंसिएशन ही इम्प्रूव होगा। इसके बाद इंटोनेशन क्या होता है, ये देख लेते हैं। इंटोनेशन मीन्स होता है वेरिएशन इन द टोन, मीन्स स्वर में उतार चढ़ाव होता है। तो यहाँ पे ओनली लाउड से तो होगा नहीं। स्लाइडिंग, स्लाइडिंग तो ये क्या है? इसका वेरियस इंटोनेशन का ही एक पार्ट है, यानी कि इंटोनेशन में आता है भी स्लाइडिंग, यानी कि स्लाइड क्या होता है? ऊपर से नीचे जाना, स्मूथली जाना किसी भी चीज़ का। राइजिंग मतलब राइजिंग का मतलब क्या होता है? ऊपर की तरफ बढ़ते जाना, राइज होना। और फॉलिंग का मतलब ऊपर से नीचे आना, राइज का मतलब ऊपर जाना और फॉलिंग का मतलब नीचे आना, ये सब इंटोनेशन में होता है। क्या नहीं होता है? सिर्फ यहाँ पे क्या करेक्ट होगा? लाउड, मीन्स एन इंटोनेशन में नॉट बी अ लाउड टोन। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड आउट एन एरर, एरर फाइंड आउट करना है। फर्स्ट, टीचिंग इन अ चैलेंजिंग, सेकंड, एनवायरनमेंट ऑलवेज पोज, थर्ड, डिफ़िकल्ट सिचुएशन बिफोर टीचर्स, फोर्थ, नो एरर। ये एक कंप्लीट सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें क्या मिस्टेक है वो बतानी है। अगर नहीं है तो फिर नो एरर ही आंसर होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट में क्या है? टीचिंग इन अ चैलेंजिंग, ये यहाँ तक तो सही लग रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं दिखाई दे रही। एनवायरनमेंट ऑलवेज पोज, अब ये सारा का सारा क्या है? इसमें सब्जेक्ट है प्लस यहाँ पे क्या है? आईएनजी भी यूज़ हो रहा है। टीचिंग में भी आईएनजी है और चैलेंजिंग में भी आईएनजी है। तो और अगर हम आगे देखें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है इसके अंदर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर
ES आता है, यानी कि पोज के साथ क्या आएगा, पोजेज आएगा। डिफ़िकल्ट सिचुएशन बिफोर टीचर्स, ये करेक्ट है। तो हमारा यहाँ पे क्या आंसर है, सेकंड वाले में यहाँ पर एरर है, यानी कि पोज की जगह पे क्या आएगा, पोजेज, एस ऐड हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 18। गैप फिलिंग एक्सरसाइज इन अ पर्टिकुलर टेक्स्ट इज नोन एज फर्स्ट फिलर्स, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड क्लोज टेस्ट एंड फोर्थ ग्लिच। अब फिलर्स क्या होता है, फिलर्स अपने यहाँ पे यूज़ नहीं होते, अमेरिकन इंग्लिश में इनका यूज़ किया जाता है। ये अनवांटेड वर्ड्स होते हैं जो कि मीनिंगलेस होते हैं। फिर सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, किसी भी चीज़ को ठीक तरीके से ऑर्गेनाइज करना, सिस्टमेटिक तरीके से पुट अप करना। फिर ग्लिच क्या होता है, इसका भी इससे कोई लेना देना नहीं, गैप फिलिंग एक्सरसाइज से। फिर अपना आता है क्लोज टेस्ट। तो यहाँ पे क्लोज टेस्ट क्या है, करेक्ट ऑप्शन, यानी कि थर्ड वाला। गैप फिलिंग एक्सरसाइज इन अ पर्टिकुलर टेक्स्ट इज नॉन एज क्लोज टेस्ट। अभी क्लोज टेस्ट क्या होता है वो देख लेते हैं। ये क्लोज टेस्ट की अगर हम बात करें, ये एक तरह की टेक्निक होती है या फिर एक वे होता है। इट इज़ अ वे ऑफ टेस्टिंग कॉम्प्रीहेंशन बाय रिमूविंग वर्ड्स, यूजुअली एवरी fifth words or so from a passage or sentence, and then asking the reader or learners to supply the missing elements. For this reason, it is also sometimes referred to as a gap fill exercise. इसको गैप फिल एक्सरसाइज के नाम से भी जाना जाता है, कभी कभी बोल देते हैं। तो अब अपना ये क्लोज टेस्ट क्या होता है, ये कॉम्प्रीहेंशन चेक करने के लिए स्टूडेंट्स को कितना समझ आया है, कितना नहीं आया है। इसके अंदर क्या रहता है, एक टेक्स्ट दे दिया जाए, पैसेज दे दिया जाएगा स्टूडेंट को, जिसके अंदर से कुछ वर्ड्स को रिमूव कर दिया जाता है, यानी कि एवरी 5 वर्ड्स के ऊपर रिमूव कर देंगे, या फिर इससे ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं एक पैसेज के अंदर या फिर कोई सेंटेंस के अंदर। इससे क्या रहता है, और स्टूडेंट्स को क्या बोलेंगे, इसके अंदर जो मिसिंग है वो आपको कंप्लीट करना है। तो ये अपना क्या हो जाता है, क्लोज टेस्ट हो जाता है। ये कितनी तरह का होता है, ये 2 तरह का होता है। एक अपना क्या रहेगा, क्लोज पैराग्राफ, अपन इसको बोलते हैं क्लोज पैराग्राफ, और एक और अपन क्या बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट भी अपन इसको बोल सकते हैं। इस ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या रहता है, क्लोज पैराग्राफ तो मैंने बता दिया आपको, एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसके अंदर कुछ 5th या 6th समथिंग डिस्टेंस पे क्या कुछ गैप छोड़ दिया जाएगा, उसको कंप्लीट करना है। और फिर अपना ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में ये रहेगा कि यहाँ पे एक करेक्ट आंसर होगा, जितने भी डिलीटेड वर्ड होंगे उनके लिए एक करेक्ट आंसर यहाँ पर दिया जाता है। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं क्लोज टेस्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। H.E. पामर इज एसोसिएटेड विद, H.E. पामर किसी से एसोसिएटेड है, इनका संबंध किसी से है, हमें वो बताना है। फर्स्ट GT मेथड, सेकंड बाइलिंगुअल मेथड, थर्ड डायरेक्ट मेथड एंड फोर्थ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड है ये, यानी कि इन्होंने क्या दिया था, H.E. पामर ने दिया था सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इनका फुल फॉर्म देख लेते हैं, इनके कंप्लीट नाम क्या है, इनको हैरोल्ड एडवर्ड पामर के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने कौन सा मेथड दिया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड दिया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। कंट्रास्टिव पब्लिक मिनिमल पेयर्स आर यूज्ड फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ फर्स्ट राइटिंग, सेकंड स्पीकिंग, थर्ड प्रोनाउंसिएशन, फोर्थ रीडिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 3, यानी कि प्रोनाउंसिएशन। कि कंट्रास्टिव या फिर मिनिमल पेयर्स टीचिंग में कहाँ यूज़ किए जाते हैं, प्रोनाउंसिएशन में यूज़ किए जाते हैं। अब ये कंट्रास्टिव पेयर या फिर मिनिमल पेयर होता क्या है वो भी अपन देख लेते हैं। अ कंट्रास्टिव पेयर ऑफ वर्ड्स इज अ पेयर ऑफ वर्ड्स दैट आर द सेम एक्सेप्ट फॉर अ कंट्रास्टिंग लेटर। ये क्या होते हैं, एक पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, यानी कि जोड़ा होता है वर्ड्स का। और क्या होता है इसके अंदर, जो कि सेम होते हैं, यानी कि एक ही जैसे होते हैं, और एक पेयर वो वर्ड्स का एक पेयर होता है, जोड़ा होता है। और इसके अंदर क्या रहते हैं, सिर्फ कंट्रास्टिंग लेटर होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अपन यहाँ पे देख लेते हैं क्या होता है। फॉर एग्जांपल टीम को अपन क्या बोलते हैं, डीम, सॉरी बोलते नहीं है, टीम वर्सेस डीम। रैट वर्सेस
कैट मैट वर्सेस फैट, या फिर टीम डीम रेड कैट मैट फैट। तो ये कैसे वर्ड हो गए हमारे? कंट्रास्टिव पेयर वर्ड हो गए। तो ये कैसे वर्ड हो गए? इनका क्या है, यहाँ पे वर्ड्स हमारे यहाँ पे क्या है, सेम है। और ये क्या है, पेयर ऑफ वर्ड्स है, इनकी मीनिंग डिफरेंट है और इनकी स्पेलिंग भी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है। तो इनको बोलते हैं अपन कंट्रास्टिव पेयर या फिर मिनिमल पेयर। और इसके अंदर क्या रहता है, इंटोनेशन होता है इसके अंदर कंट्रास्टिव या फिर मिनिमल पेयर्स में। यहाँ पे कुछ समझाने की कोशिश की है, चलो इसको भी देख लेते हैं अच्छे से। इंटोनेशन यानी कि राइमिंग साउंड्स यूज फॉर प्रोनाउंसिएशन वेरिएशन इन द टोन, यानी कि इसको एक राइमिंग साउंड्स की तरह यूज़ किया जाता है। इसके अंदर जो इंटोनेशन यूज़ होते हैं कंट्रास्टिव या मिनिमल पेयर में, इनको राइमिंग की साउंड की तरह ही यूज़ किया जाता है प्रोनाउंसिएशन के अंदर। और इसके अंदर क्या आती है, टोन में वेरिएशन आती है, यानी कि उतार चढ़ाव आता है किसमें, जब जो भी अपन वर्ड प्रोनाउंस करते हैं उसके अंदर। जैसे कि टीम टीम, रैट कैट, मैट वर्सेस फैट। तो ये अपना क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल है किस चीज़ का, कंट्रास्टिव पेयर या फिर मिनिमल पेयर का। इसमें इतना ही काफ़ी है जानने के लिए इस क्वेश्चन में। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। ग्रेडेशन इज रिलेटेड टू, ग्रेडेशन रिलेटेड है, ये बताना है किस रिलेटेड है। फर्स्ट है ग्रामर टीचिंग, सेकंड सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, थर्ड टीचिंग स्किल्स, फोर्थ स्पीकिंग स्किल्स। फर्स्ट है ग्रामर टीचिंग, ग्रामर टीचिंग रोंग है। थर्ड टीचिंग स्किल्स भी रोंग है। फोर्थ स्पीकिंग स्किल्स भी रोंग है। ग्रेडेशन का मीन्स होता है यहाँ पर किसी भी चीज़ को, किसी भी वर्ड्स को एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज करना। तो यहाँ पर क्या रहता है, ये सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, यानी कि सेकंड क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स यहाँ पर हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। अब ये क्या होता है, ग्रेडेशन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि यहाँ पर क्या है, सबसे पहले सिंपल वर्ड्स को सेलेक्ट किया जाता है, उसके बाद हार्ड वर्ड्स को सेलेक्ट किया जाता है। और ग्रेडेशन मीन्स क्या होता है, अ स्केल और सीरीज ऑफ सक्सेसिव चेंजेस, स्टेजेस और डिग्रीज, और इसको दूसरे वर्ड में क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। दे रिमेंबर्ड एवरीथिंग, काउंट द मॉर्फिम इन द सेंटेंस। यानी कि ये एक सेंटेंस दिया है, दे रिमेंबर्ड एवरीथिंग, और इस सेंटेंस के अंदर हमें क्या काउंट करना, मॉर्फिम काउंट करनी है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मॉर्फिम होता क्या है। इसमें ये ऑप्शन दिए हैं 5, 3, 7, 4। तो ये हमें पता कैसे लगेगा कि भी मॉर्फिम को काउंट कैसे करते हैं। सबसे पहले मॉर्फिम का मीनिंग ही देख लेते हैं। स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ अ वर्ड, कोई भी वर्ड होगा उसकी सबसे स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट होगी, इसको क्या बोलेंगे, मॉर्फिम बोलेंगे। अब यहाँ पे ये सेंटेंस को अच्छे से पुटअप करके देख लेते हैं। दे रिमेंबर्ड एवरीथिंग, अब काउंट करके देखते हैं। दे यहाँ पर क्या हो गया, फर्स्ट यूनिट हो गई। रिमेंबर यहाँ पे क्या हो गया, सेकंड। फिर ईडी क्या है, ये थर्ड हो गया। और एवरी क्या हो गया यहाँ पर, ये फोर्थ हो गया। थिंग क्या हो गया यहाँ पर, 5 हो गया। अब एक और चीज़ देख लेते हैं यहाँ पर। इस तरीके से आपको मैंने बता दिया है किस तरीके से इनको हम काउंट करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिए, सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा गया है पहले भी। द वर्ड यूजुअल कंटेन्स 1 मॉर्फिम बट अनयूजुअली कंटेन्स 3 मॉर्फिम। अब देखिए एक वर्ड है यूजुअल। अब अगर हम इस यूजुअल वर्ड की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, ओनली यूजुअल में 1 मॉर्फिम है। सिर्फ कितना मॉर्फिम है यहाँ पर, 1 मॉर्फिम काउंट करेंगे। और अगर अनयूजुअली की बात करेंगे तो यहाँ पर कितने, 3 मॉर्फिम हम काउंट करेंगे। अब देखिए कितना फर्क हो जाता है थोड़े से वर्ड टू वर्ड का। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या है, 5। तो इसके अंदर 5 मॉर्फिम है। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 23। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग रोल प्ले इज, फर्स्ट टू इवेल्युएट डायलॉग राइटिंग स्किल्स, सेकंड टू प्रमोट द रीडिंग हैबिट, थर्ड टू इम्प्रूव द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, फोर्थ टू डेवलप एक्टिंग टैलेंट। यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बताना है रोल प्ले का। तो यहाँ पे करेक्ट टू एलिवेट डायलॉग राइटिंग स्किल्स, ये तो रोंग होगा भी। डायलॉग राइटिंग स्किल्स का यहाँ पर, राइटिंग स्किल्स का तो यहाँ पे यूज़ होगा ही नहीं रोल प्ले में, तो इसका तो इवेल्युएट से कोई मतलब ही नहीं, ये तो रोंग है। सेकंड है टू इम्प्रूव द रीडिंग हैबिट,
रीडिंग हैबिट को टू प्रमोट द रीडिंग हैबिट, सिर्फ रीडिंग हैबिट को प्रमोट करेंगे, ये भी रॉन्ग है भी। यहाँ पे तो रोल प्ले की बात हो रही है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बताना है उसका भी, तो ये भी रॉन्ग है। थर्ड है टू इम्प्रूव द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, भी रोल प्ले में सबसे ज़्यादा क्या रहता है, कम्युनिकेटिव ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्प्रूव होता है। फोर्थ है टू डेवलप एक्टिंग टैलेंट, यहाँ पे क्या है, एक्टिंग टैलेंट डेवलप होगा, तो ये भी हमारा रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, टू इम्प्रूव द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, ये हमारा क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है रोल प्ले का। Next is question number 24. At class second, sharing stories, familiar experiences and interests, employing gestures where appropriate is a subskill of blank function. क्लास सेकेंड की बात हो रही है यहाँ पे स्टोरीज़ की और फैमिलियर एक्सपीरियंसेस की और इंटरेस्ट की यहाँ पर क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है, और इसके साथ साथ गेस्चर्स की भी यहाँ पर क्या, इनको भी एम्प्लॉय किया जा रहा है, उनको भी यहाँ पे पुटअप किया जा रहा है। तो ये बताना है कि इसके अंदर कहाँ पर अप्रोप्रिएट क्या आएगा, ये बताना है। ये कोई सब स्किल है फंक्शन की, तो कौन से फंक्शन की सब स्किल है हमें ये बताना है। फर्स्ट है रीडिंग, सेकंड है लिसनिंग, थर्ड है स्पीकिंग एंड फोर्थ है राइटिंग। यहाँ पे रीडिंग की बात हो रही है, रीडिंग की बात नहीं होगी यहाँ पर। सेकंड है लिसनिंग, लिसनिंग की भी बात नहीं हो रही, शेयरिंग भी हो रही है यहाँ पर। और क्या हो रहा है, एक्सपीरियंसेस, फैमिलियर एक्सपीरियंसेस को भी शेयर किया जा रहा है, यानी कि उनका भी यूज़ किया जा रहा है, इंटरेस्ट्स का भी यूज़ किया जा रहा है, और गेस्चर्स भी यहाँ पे एम्प्लॉय किए जा रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड है स्पीकिंग, स्पीकिंग का तो भाई बोल कर ही तो ये सब करेंगे, बिना बोले तो नहीं कर सकते, तो सही लग रहा है। फोर्थ देख लेते राइटिंग, तो भी जब हम कोई भी चीज़ सबसे पहले बोल कर ही तो बताएंगे, उसके बाद ये सारी यूज़ होंगी स्किल्स। तो फोर्थ क्या है, राइटिंग, लिखने का तो यहाँ पर कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारे यहाँ पर, स्पीकिंग मीन्स क्या होगी यहाँ पे, सब स्किल ऑफ स्पीकिंग फंक्शन मीन्स क्या है, थर्ड करेक्ट ऑप्शन है। Next is question number 25. Poetry recitation helps learners to, poetry recitation learners को किस चीज़ में हेल्प करती है वो बताना है। फर्स्ट है लर्न प्रॉपर इंटोनेशन एंड स्ट्रेस, सेकंड अंडरस्टैंड सेम साउंड वर्ड्स, थर्ड लर्न रिदम, फोर्थ नन ऑफ द अबव। अब सबसे पहले सेकंड देख लेते हो, अंडरस्टैंड सेम साउंड वर्ड्स, इसमें क्या है, सिर्फ स्टूडेंट्स सेम साउंड वर्ड्स को ही समझते हैं, इसका मीन्स ये है। थर्ड है लर्न रिदम, यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स रिदम ही सीखते हैं, राइम सीखते हैं, यानी कि किस तरह से गाना है वही सीखते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं सीखते। फोर्थ है नन ऑफ द अबव, इनमें से कुछ भी नहीं सीखते। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्या है, एकदम करेक्ट आंसर लग रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या सीखते हैं पोइट्री रेसिटेशन से, लर्न प्रॉपर इंटोनेशन एंड स्ट्रेस, यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट क्या सीख रहे हैं, प्रॉपर इंटोनेशन एंड स्ट्रेस सीख रहे हैं, यानी कि किस तरीके से हमें बोलते समय किसी भी स्वर में उतार चढ़ाव आएगा, कहाँ पर किसी भी वर्ड को नीचे ले जाना है, कहाँ पर उसको ज़्यादा खींचना है, किस तरीके से उतार चढ़ाव होना है स्वर के अंदर, वो ज़्यादा सीखते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमारा क्या है, फर्स्ट क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26. वाइल स्पीकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम द स्टूडेंट्स जनरली फेस, पहली बार बोलते समय विद्यार्थी सामान्य तौर पर किस चीज़ का सामना करते हैं, पहले हमें ये बताना है। फर्स्ट है इनहिबिशन, सेकंड बोथ इनहिबिशन एंड कॉन्फिडेंस, थर्ड कॉन्फिडेंस, फोर्थ फियर साइकोसिस। फर्स्ट इनहिबिशन, इनहिबिशन मीन्स क्या होता है, अ शाई और नर्वस फीलिंग दैट स्टॉप्स यू फ्रॉम सेइंग और डूइंग व्हाट यू रियली वांट, यानी कि ये एक ऐसी फीलिंग होती है, एक ऐसी भावना होती है जो किसी भी इंसान को कुछ करने से, कहने से रोकती है, यानी कि संकोच पैदा होता है इंसान को इस फीलिंग के अंदर। और इसको हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, एक शर्म वाली भावना होती है, यानी कि कुछ लोग बहुत शाई नेचर के होते हैं, शर्मीले नेचर के होते हैं। तो फर्स्ट का तो ये हो गया। सेकंड बोथ इनहिबिशन एंड कॉन्फिडेंस, यानी कि शर्म भी हो और साथ में विश्वास भी हो, तो ये दोनों साथ साथ नहीं होंगे। थर्ड है कॉन्फिडेंस, सिर्फ कॉन्फिडेंस ही हो तो फिर वो क्या फेस करेगा, तो कॉन्फिडेंस तो यहाँ पर हर किसी के अंदर तो नहीं होता है, फर्स्ट टाइम जो बोलते हैं उनके अंदर। फिर फोर्थ है फियर साइकोसिस, यानी कि इसका मीन्स क्या होता है, फियर मीन्स होता है डर या भय, भय वाली मनोवैज्ञानिक स्थिति।
तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये भी हमारा सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट है। वाइल स्पीकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम द स्टूडेंट्स जनरली फेस इनहिबिशन, मीन्स शाई वाली फीलिंग यहाँ पर स्टूडेंट्स जनरली फेस करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27, ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू अ डायरेक्ट सेंटेंस, यानी कि ये जो सेंटेंस दिया है इसको हमें डायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करना है। आई आस्क्ड राम इफ आई कुड सिट ऑन दैट सीट। फर्स्ट क्या है, आई सेड टू राम कैन आई सिट ऑन दैट सीट, यानी कि यहाँ पर आस्क्ड देखना है, फिर उसके बाद इफ को भी देखना है, कुड को भी देखना है और दैट को भी देखना है, यानी कि 1, फिर है 2, फिर है 3, 4, यानी कि इन 4 चीज़ों को देखते हुए ही हमें अपना सेंटेंस को चेंज करना है। तो फर्स्ट क्या है, आई सेड टू राम कैन आई सिट ऑन दैट सीट, यानी कि भाई ये क्या था, हमारा इनडायरेक्ट था, तो इसको हमें डायरेक्ट बोलना है। तो ये क्या होगा, यानी कि ये कुछ कुछ सही लग रहा है। यहाँ पे कैसे सही लग रहा है, आस्क्ड किस चीज़ में चेंज हो गया, सेड में चेंज हो गया, और टू राम, टू यहाँ पे हमारा अलग से ऐड हो गया है। इसके बाद क्या है, इफ़ जो है, इफ़ आई कुड सिट ऑन दैट सीट, तो कुड का किस चीज़ में चेंज हो गया, कैन में चेंज हो गया, या और फिर दैट ही है। तो ये हमारा कुछ हद तक सही लग रहा है, यानी कि ये आंसर लग रहा है कि सही हो सकता है। बाकी भी देख लेते हैं। सेकेंड है, आई टोल्ड राम कैन आई सिट ऑन दिस सीट, तो यहाँ पे क्या है, आस्क्ड टोल्ड में चेंज नहीं होगा। इसके अलावा क्या है, कुड कैन में चेंज नहीं होगा यहाँ पर, और दैट जो है दिस में चेंज नहीं होगा, तो ये रॉन्ग है। सो स्टार्टिंग में ही रॉन्ग हो गया। फिर थर्ड है, आई आस्क्ड टू राम कैन आई सिट ऑन दिस सीट, तो यहाँ पर क्या है, टू क्या है, यहाँ पे टू राम हो गया यहाँ पर, तो ये तो हमारा ठीक है, लेकिन आस्क्ड जो है वो एज इट इज़ नहीं रहेगा, यहाँ पर चेंज होगा, और कुड कैन में भी नहीं होगा यहाँ पर, और दैट दिस में नहीं होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है फोर्थ में क्या है, आई आस्क्ड टू राम मे आई सिट ऑन दैट सीट, तो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ तक तो ठीक लग रहा है। आई आस्क्ड टू राम ठीक नहीं है, ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आस्क्ड तो उसने ऑलरेडी क्वेश्चन में पूछा, तो ये तो चेंज हो गया, ये एज इट इज़ है, तो ये रॉन्ग है। फिर इसके अलावा इसने कुड को किस में चेंज कर दिया, मे में कर दिया, तो ये भी हमारा क्या है, रॉन्ग है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, फर्स्ट, आई सेड टू राम कैन आई सिट ऑन दैट सीट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28, पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस दिए हुए हैं, हमें वो बताना है कौन सा है। फर्स्ट है, यूर सिस्टर विजिटेड अस येस्टरडे, ये हमारा किस में है, पास्ट में है। सेकंड है, आई शैल गो टू रायपुर टुमारो, ये हमारा क्या है, टुमारो मीन्स ये किस में जाएगा, ये हमारा फ्यूचर में जाएगा, तो ये फ्यूचर में है। थर्ड है, सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ये हमारा प्रेजेंट में जाएगा। फिर फोर्थ है, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, ये क्या है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले क्या आती है, सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हैज़ या फिर हैव आएगा। उसके बाद क्या आती है, V3, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। देन उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर क्या है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन क्या है, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, यानी कि फोर्थ क्या है यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29, सी वर्क्स हार्ड फॉर द एग्जाम्स। सेकंड है, ही इज़ वेरी लेजी एंड वर्क्स हार्डली। फ्रेंड्स, यहाँ पर वर्क्स और हार्ड्स को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, जबकि सिर्फ एग्जाम में हार्डली पूछा गया है कि हार्डली सेंटेंस के अंदर क्या है, प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है, कंजक्शन है या फिर नाउन है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, वर्क्स यहाँ पर क्या है, क्योंकि अंडरलाइन है, वर्ब है, और हार्ड यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। और अगर हम और एक और की बात करें, हार्ड यहाँ पर पॉजिटिव सेंस में दिया हुआ है और हार्डली क्या है, नेगेटिव सेंस में दिया हुआ है। अगर हम सेकंड की बात करेंगे, यहाँ पर ही इज़ वेरी लेजी एंड वर्क्स हार्डली, तो हार्डली यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, सेकंड मीन्स एडवर्ब। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज इन पैसिव वॉइस। फर्स्ट, द टीचर स्कोल्डेड हिम फॉर बीइंग लेट। Second, some boys were helping the wounded man. Third, my watch was lost. Fourth, someone may steal the bicycle. इनमें से कौन सा पैसिव वॉइस में है सेंटेंस, ये बताना है।
तो इसके अंदर फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ये 3 ऑप्शन क्या है यहाँ पर एक्टिव वॉइस में है। ओनली थर्ड क्या है हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। माई वॉच वॉज लॉस्ट। माई वॉच यहाँ पर क्या है, इसको सब्जेक्ट में यूज़ किया गया है, लेकिन यहाँ पर ये एक्टिव वॉइस में क्या रहता है, ये ऑब्जेक्ट रहता है, यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर यूज़ किया गया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31। द टर्म्स लाइक सिमली एंड मेटाफर आर एसोसिएटेड विथ। ये टर्म्स हैं सिमली और मेटाफर, किससे संबंधित है ये बताना, किससे जुड़ी हुई है। फर्स्ट है प्रोज, सेकंड पोइट्री, थर्ड स्टोरी, फोर्थ ग्रामर। प्रोज में यूज़ नहीं होती, स्टोरी में यूज़ नहीं होती, ग्रामर में यूज़ नहीं होती। तो किस चीज़ में यूज़ होती है, सिमली एंड मेटाफर पोइट्री में यूज़ होती हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, द टर्म लाइक सिमली एंड मेटाफर आर एसोसिएटेड विद पोइट्री। अब ये सिमली एंड मेटाफर होते क्या हैं ये भी देख लेते हैं। सिमली एंड मेटाफर वो 2 चीज़ें होती हैं जो कि ज़्यादातर पोएम्स में जिनका यूज़ किया जाता है, पोएम को और ज़्यादा ब्यूटीफाई करने के लिए, ब्यूटीफुल बनाने के लिए। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि सिमली होता क्या है। अ वर्ड और फ्रेज दैट कंपेयर समथिंग टू समथिंग एल्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज। अब सिमली क्या है, एक ऐसा वर्ड या फिर एक ऐसा फ्रेज होता है, यानी कि इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है जो कि जिसको कंपेयर करते हैं किसी को भी किसी के साथ में, किसी भी यानी कि एक पर्टिकुलर वर्ड का यूज़ करते हुए, जैसे कि लाइक और एज, यानी कि लाइक और एज जहाँ पर वर्ड मिलेंगी वहाँ पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सिमली का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फेस लाइक अ मास्क और वाइट एज स्नो, यानी कि ये यहाँ पे क्या हो गया अपना, किसका किस चीज़ के साथ अपन ने यहाँ पे क्या किया है, एक तरह से अपन क्या बोल सकते हैं इसको, अपन ने क्या बोला, फेस लाइक अ मास्क, कैसा फेस है उसका, फेस मास्क की तरह है, या फिर उस वाइट एज स्नो यानी कि बर्फ़ जैसा सफ़ेद, सफ़ेद की तुलना किससे की है, बर्फ़ से की है। यानी कि यहाँ पर हम किसी एक चीज़ का किसी दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं, यानी कि तुलना करते हैं। अब अगर एक और एग्जांपल देखें तो क्या होगा, हर आईज शोन लाइक डायमंड, यानी कि उसकी आंखें किसकी तरह चमक रही थी, उसकी आंखें हीरे की तरह चमक रही थी या हीरे के जैसे चमक रही थी। अब देखिए आंखों की तुलना किसी से की है, डायमंड से, डायमंड की तरह ज़्यादा शाइन करता है तो आंखें भी उसी की तरह शाइन करती हैं। अब अपन एक और देख लेते हैं मेटाफर। अब मेटाफर क्या होता है ये भी हमें पता होना चाहिए, कभी कभार सिमली मेटाफर ये जनरली पूछ लिया जाता है, ये आपके पोएम से रिलेटेड क्वेश्चन में ही पूछे जाते हैं। अ वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड इन एन इमेजिनेटिव वे टू शो दैट समबडी पब्लिक समथिंग हैज़ द सेम क्वालिटीज एज अनदर थिंग। अब मेटाफर क्या होता है, एक वर्ड होता है या फिर एक फ्रेज होता है, यानी कि इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, दैट इज़ यूज्ड, कहाँ पे यूज़ होता है, इमेजिनेटिव वे, यानी कि इसका तुलनात्मक रूप में इसको यूज़ किया जाता है, यानी कि कंपेयर किया जाता है, यानी कि सॉरी इमेजिनेटिव मतलब कल्पना के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि सिर्फ कल्पना की जाती है यहाँ पे, क्या शो करने के लिए, टू शो समबडी और समथिंग हैज़ द सेम क्वालिटीज़ एज अनदर थिंग, यानी कि किसी भी चीज़ की किसी भी दूसरी चीज़ के साथ क्वालिटीज़ को यहाँ पे क्या किया जाता है, ये कल्पना की जाती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। लाफ्टर इज़ द म्यूज़िक ऑफ द सोल। अब लाफ्टर क्या है, सोल के लिए म्यूज़िक है, यानी कि लाफ्टर को किस चीज़ से कंपेयर किया है, म्यूज़िक से कंपेयर किया है, यानी कि इमेजिनेटिव किया है, सॉरी कंपेयर नहीं किया है, यहाँ पे इमेजिनेशन की है, कल्पना की है। हर लवली वॉइस वॉज म्यूज़िक टू हिज ईयर्स, यानी कि उसकी प्यारी आवाज़ क्या है, उसके कानों के लिए म्यूज़िक है, संगीत है, यानी कि आवाज़ को किसी से कल्पना की है, म्यूज़िक से कल्पना की है। एक और देख लेते हैं, द कैमल इज़ द शिप ऑफ द डेजर्ट। अब ऊँट को क्या बोला जाता है, रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है, जबकि ऊँट कोई जहाज थोड़ी है, लेकिन उसको एक क्या दी है यहाँ पे, कल्पना दी गई है, यानी कि क्या है, ऊँट क्या है, रेगिस्तान का जहाज है। हर आइज आर पर्ल्स, उसकी आंखें क्या है, मोती हैं, मोती हैं। तो ये अपना क्या था,
सिम्बली एंड मेटाफर। तो फ्रेंड्स ये अच्छे से देखना कि मेटाफर, सिम्बली और भी काफ़ी चीज़ें होती है, मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। नेक्स्ट इज 32, द सब स्किल ऑफ ब्लैंक इज स्कीमिंग। फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड राइटिंग, थर्ड लिसनिंग, फोर्थ स्पीकिंग। द सब स्किल ऑफ रीडिंग इज स्कीमिंग, यानी कि फर्स्ट क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। स्कीमिंग क्या होता है वो देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार सीटेट में ये पूछा गया है। तो स्कीमिंग क्या होता है, स्कीमिंग मीन्स होती है गिस्ट या फिर ओवरऑल आइडिया। गिस्ट मीन्स क्या होता है, सार होता है, यानी किसी भी चीज़ का निचोड़ जिसको अपन बोलते हैं वो होता है। या फिर ओवरऑल आइडिया मीन्स मेन पॉइंट्स होते हैं, यानी काफ़ी बड़ा हरा पैराग्राफ है, उसके अंदर के हमें मेन पॉइंट्स निकालने, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, स्कीमिंग बोलते हैं। यानी कि दूध है, दूध में से मलाई निकालते हैं तो क्या कहलाता है वो, स्कीमिंग होता है, यानी कि दूध का जो मेन क्या होता है वो मलाई होती है। तो इसी तरह से पैसेज की जो मेन चीज़ें हैं वो अगर हम निकाल लेंगे तो वो क्या होगी, स्कीमिंग होगी। और ये किस चीज़ से रिलेटेड है, रिलेटेड टू एक्सटेंसिव रीडिंग, यानी कि एक्सटेंसिव रीडिंग से रिलेटेड है। इसके अंदर क्या किया जाता है, किसी भी पैसेज को फास्ट रीडिंग की जाती है, यानी कि आराम से नहीं, फास्ट रीडिंग की जाती है। क्यों की जाती है फास्ट रीडिंग, क्योंकि हमें उससे ऑर्डर टू गेट अ जनरल ओवरव्यू ऑफ द मटेरियल। ये कैसी रीडिंग है, जो रैपिडली की जाती है। और क्यों की जाती है, क्योंकि उससे जनरल ओवरव्यू हमें लेना होता है, इसलिए की जाती है। अगर स्कीमिंग का एक और मीनिंग देखें तो, शॉर्ट में देखें तो, टू मूव क्विकली ओवर और पास्ट समथिंग, यानी कि सरसरी नज़र से पढ़ना या फिर देखना या फिर नज़र दौड़ाना, इसका मीन्स ये भी होता है। तो ये क्या था, अपना स्कीमिंग था। और ये किस चीज़ में यूज़ होता है, एक्सटेंसिव रीडिंग में यूज़ होता है। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 33। समराइजिंग, नोट मेकिंग एंड रिपोर्टिंग आर एसोसिएटेड विथ ब्लैंक स्किल। समराइजिंग, नोट मेकिंग और रिपोर्टिंग, ये किस चीज़ से रिलेटेड है वो बताना है, कौन सी स्किल से। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड राइटिंग, थर्ड लिसनिंग, फोर्थ स्पीकिंग। तो यहाँ पे हमारा सेकंड क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, मीन्स रीडिंग से रिलेटेड है। समराइजिंग, नोट मेकिंग और रिपोर्टिंग, ये किस चीज़ के अंदर आती है, ये राइटिंग में आती है। समरी अपन क्या लिखते हैं वो भी राइटिंग में आएगी। नोट मेकिंग भी अपन क्या करते हैं, बनाते हैं, तो वो भी राइटिंग में आएगी। रिपोर्ट भी अपन क्या करते हैं, लिखते हैं, तो ये रीडिंग राइटिंग के अंदर ही आती है। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 34। TLMS should be used to, first provide concrete examples, second facilitate learning, third make teaching impressive, fourth मेक टीचिंग एंटरटेनिंग। तो TLMS क्या होता है, सबसे पहले वो पता होना चाहिए। TLMS मीन्स होता है टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, प्रोवाइड कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स, ये नहीं होगा। फैसिलिटेट लर्निंग नहीं होगी, ये लर्निंग को फैसिलिटेट नहीं करता, ये भी नहीं होगा। और मेक टीचिंग एंटरटेनिंग, ये टीचिंग को एंटरटेनिंग भी नहीं बनाता, तो ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट क्या है, थर्ड, मीन्स TLMS शुड बी यूज्ड टू मेक टीचिंग इम्प्रेसिव, यानी कि थर्ड क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट वाइल राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पे लिखते समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है वो बताना है। फर्स्ट, राइटिंग इन बिग लेटर्स, बड़े अक्षरों में लिखना। सेकंड, राइटिंग इन स्मॉल लेटर्स, छोटे अक्षरों में लिखना। थर्ड, गुड राइटिंग, अच्छी राइटिंग होना। फोर्थ है क्लैरिटी इन राइटिंग। अब देखिए इसका जो आंसर दिया हुआ है वो गुड राइटिंग है, लेकिन सिर्फ राइटिंग गुड हो और वो समझ ही नहीं आए तो फिर वो राइटिंग कैसी हुई। राइटिंग तो देखने में बहुत अच्छी है लेकिन क्लियर नहीं समझ आ रही है, क्लैरिटी नहीं। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या रहेगा, फोर्थ वाला रहेगा, मीन्स क्लैरिटी इन राइटिंग। अगर राइटिंग क्लैरिटी होगी राइटिंग में, मीन्स स्पष्ट होगा, यानी कि साफ साफ अगर लिखा होगा तो वो बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ब्लैक बोर्ड के ऊपर ये सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है, यानी कि क्लैरिटी इन राइटिंग होनी चाहिए। गुड राइटिंग हो या ना हो, लेकिन राइटिंग क्लियर होनी चाहिए या क्लैरिटी होनी चाहिए। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 36। अ स्टूडेंट रिकमेंड्स द रीडिंग ऑफ द लेटेस्ट बेस्ट सेलर, saying it is very interesting. You listen, trying to make out whether the student's observation is sincere or not. This type of listening can be described as। एक स्टूडेंट है, उसने क्या रिकमेंड किया है, रिकमेंड मीन्स होती है सिफारिश। तो उसने क्या सिफारिश की है, उसने लेटेस्ट कुछ रीड किया है, किसके बारे में, बेस्ट सेलर के बारे में।
और वो उसको क्या बोल रहा है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसने ये बोला है। आपने ये सुना और फिर आपने अपना डिसीजन निकालने की कोशिश की या कि भी स्टूडेंट की ऑब्जर्वेशन क्या है, या सिंसियर है या फिर सिंसियर नहीं है, यानी कि उसकी ऑब्जर्वेशन क्या है, ठीक नहीं है या फिर ठीक है, यानी कि आप डाउट में हो। तो इस तरह की जो लिसनिंग है उसको अपन क्या कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कैसे वर्णित करेंगे, ये बताना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, क्रिटिकल। इसको अपन क्रिटिकल सिचुएशन बोलेंगे, क्रिटिकल फॉर्म में डिस्क्राइब करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे श्योर नहीं है कि भी ऑब्जर्वेशन सिंसियर है या फिर ऑब्जर्वेशन सिंसियर नहीं है, यानी कि डाउट है यहाँ पर, यानी कि आलोचनात्मक है यहाँ पे जो भी कुछ है। तो कॉम्प्रीहेंशन क्या, एक बार वो भी जल्दी से देख लेते हैं। एक एबिलिटी होती है किसी भी चीज़ को समझने की, या फिर एक ऐसा पैसेज होता है जो कि टेस्ट करने के लिए दिया जाता है कि आपने लिखी हुई या फिर बोली हुई लैंग्वेज को कितना समझा है। और सिंपैथेटिक क्या होता है, सिंपैथेटिक मतलब होता है सहानुभूतिपूर्ण, पीटिंग या फिर कंट्रोलिंग, इसे कंडोलिंग इसको बोला जाता है। और एक और वर्ड है एक्टिव। एक्टिव का तो मीनिंग यहाँ पे निकलता ही नहीं है। एक्टिव का मतलब क्या रहता है कि भी कोई भी सक्रिय है, तो यहाँ पे सक्रिय वाली तो कोई बात ही नहीं हो रही है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या था, फर्स्ट, क्रिटिकल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37। अ फेलो ट्रैवलर एट द एयरपोर्ट हैज़ जस्ट फिनिश्ड रीडिंग द न्यूज़पेपर एंड यू वांट हिम और हर टू पास इट टू यू। चूज हाउ यू विल मेक द रिक्वेस्ट। एक फेलो ट्रैवलर है, कहाँ पर है, एयरपोर्ट के ऊपर। उन्होंने क्या किया, अभी अभी अखबार पढ़ के ही पढ़ चुके हैं, वो न्यूज़पेपर को पढ़कर वो फिनिश कर चुके हैं। और आप क्या चाहते हो कि भाई वो न्यूज़पेपर आपको पास कर दें। तो इसके लिए आप उन्हें कैसे रिक्वेस्ट करोगे ये बताना है। इनमें से 4 टाइप दिया है, तो कौन सा आप चूज़ करोगे, कौन सा बेटर है वो बताना है, कैसे रिक्वेस्ट करोगे। फर्स्ट है पास मी द पेपर। आप उसे बोलोगे मुझे पेपर पास करो या मुझे पेपर पास करिए। सेकंड, पास मी द पेपर प्लीज़, कृपया करके पेपर पास करिए या फिर पेपर पास कर दो कृपया करके। थर्ड, कैन यू पास मी द पेपर, क्या मुझे पेपर पास कर सकते हैं या कर सकते हो। फोर्थ वाला बोलोगे या फिर कुड यू पॉसिबली पास मी द न्यूज़पेपर। तो ये 1 2 3 क्या है, ये पोलाइटली नहीं लग रहे हैं, और ये तीनों के तीनों सेंटेंस क्या लग रहे हैं कि भी जैसे कि एक जो स्पीकर है वो उसको इंग्लिश बोलने की सेंस नहीं है, हम ये बोल सकते हैं। तो फोर्थ वाला क्या है, अगर आप फोर्थ वाला बोलोगे कुड यू पॉसिबली पास मी द न्यूज़पेपर, तो सामने वाला सुनेगा, उसे अच्छा भी लगेगा और पोलाइट रिक्वेस्ट उसे लगेगी, तो वो आपको ज़रूर न्यूज़पेपर पास करेगा और आपके बारे में अच्छा ही सोचेगा। तो फोर्थ वाला ऑप्शन यहाँ पर यूज़ करेंगे, कुड यू पॉसिबली पास मी द न्यूज़पेपर। नेक्स्ट इज 38। डेकोरम इन स्पोकन लैंग्वेज परटेन्स टू। डेकोरम स्पोकन लैंग्वेज में किस तरीके से लिया जाता है वो बताना है। फर्स्ट है करेक्ट ग्रामेटिकल यूसेज, यानी कि क्या है, करेक्ट ग्रामेटिकल यूसेज है, एकदम करेक्ट है कि कैसे करेक्ट ग्रामेटिकल का यूज़ किया जाता है, वो डेकोरम है। या फिर सेकंड है वॉइस क्वालिटी या फिर लाउडनेस को डेकोरम बोलते, ये भी नहीं है। थर्ड, क्लैरिटी एंड प्योरिटी ऑफ स्टाइल है डेकोरम, ये भी नहीं है। फोर्थ है एप्रोप्रिएट गेस्चर्स, ये इसी को डेकोरम बोला जाता है, मीन्स एप्रोप्रिएट गेस्चर्स क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब डेकोरम क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही सीटेट का। डेकोरम क्या है, ये नाउन फॉर्म में यहाँ पर यूज़ हुआ है, तो इसको किस तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है, इसे कैसे समझते हैं वो बता देते हैं। पोलाइट बिहेवियर बोला जाता है इसे, यानी कि विनम्र बर्ताव या व्यवहार, दैट इज़ अप्रोप्रिएट इन अ सोशल सिचुएशन। और अगर हम विनम्र व्यवहार या बर्ताव करते हैं या शिष्टाचार हमारा अच्छा होगा तो वो सोशल सिचुएशन के लिए अप्रोप्रिएट होता है, यानी कि उपयुक्त होता है। तो ये है हमारा डेकोरम। नेक्स्ट इज 39। विच एक्टिविटी बेस्ट सपोर्ट्स द प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग स्किल्स, यानी कौन सी एक्टिविटी प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग स्किल्स को सबसे अच्छे से सपोर्ट करती है, ये बताना है। फर्स्ट, स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंटली रिसर्च अ टॉपिक एंड प्रेजेंट अ फॉर्मल रिपोर्ट। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इंडिपेंडेंटली किसी भी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करेंगे, यानी कि इंडिपेंडेंटली करेंगे, किसी के ऊपर डिपेंड होकर नहीं करेंगे। और क्या करेंगे, एक फॉर्मल रिपोर्ट प्रेजेंट कर देंगे। क्या
ये है बेस्ट। सेकंड है टीचर इज गिविंग पर्पसफुल डिक्टेशन बाय इंटीग्रेटिंग इट विद अ स्पोकन एक्टिविटी। टीचर क्या करेंगे, एक पर्पसफुल डिक्टेशन दे देंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे किसी भी चीज़ से, स्पोकन एक्टिविटी के साथ उसको इंटीग्रेट कर देंगे डिक्टेशन को, तो ये होगा। ये भी नहीं होगा, भले ही वो पर्पसफुल है, ये भी नहीं होगा। थर्ड है इंडिविजुअली स्टूडेंट्स रीड अ केस स्टडी एंड ड्राफ्ट अ रिस्पॉन्स। अब स्टूडेंट इंडिविजुअली क्या करेंगे, रीड करेंगे केस स्टडी और एक रिस्पॉन्स को क्या करेंगे, ड्राफ्ट करेंगे। यानी कि इंडिविजुअली को क्या करेंगे, वो इंडिविजुअली करेंगे, जो भी करेंगे स्टूडेंट्स रीड करेंगे केस स्टडी और ड्राफ्ट रिस्पॉन्स को। फिर फोर्थ है स्टूडेंट्स टेल देयर वर्जन ऑफ अ स्टोरी। स्टूडेंट यहाँ पर क्या बताएंगे, अपनी स्टोरी का वर्जन बताएंगे, क्या वर्जन है इसके बारे में बताएंगे। बेस्ड ऑन सम हिंट्स, जो कि कुछ हिंट्स के ऊपर बेस्ड होगा। एंड अप्लाई इट टू अ प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन, और इसको वो किस चीज़ के ऊपर अप्लाई करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या है, फोर्थ क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। यानी कि यही बेस्ट एक्टिविटी है जो प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग स्किल्स को बेस्ट सपोर्ट करती है। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40। लर्निंग टू स्पीक इन अ सेकेंड लैंग्वेज डज नॉट इन्वॉल्व। यानी कि सेकेंड लैंग्वेज के अंदर क्या इन्वॉल्व नहीं है वो बताना है। यानी कि लर्निंग टू स्पीक, यानी कि हम स्पीक बोलना सीख रहे हैं सेकेंड लैंग्वेज को, तो उसके अंदर क्या शामिल नहीं है ये बताना है। फर्स्ट इट्स प्रोनाउंसिएशन, यानी कि इसका उच्चारण। सेकंड कल्चरली बाउंड स्पीकिंग इवेंट्स, यानी कि ये सिर्फ स्पीकिंग इवेंट से कल्चरली बाउंड हो, कल्चरली बाउंड स्पीकिंग इवेंट्स से। थर्ड है थियोरटिकल नॉलेज ऑफ अ लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज की क्या होनी चाहिए, थियोरटिकल नॉलेज होनी चाहिए लैंग्वेज की। फोर्थ है सेकंड लैंग्वेज ग्रामेटिकल नॉलेज, यानी कि सेकंड लैंग्वेज की ग्रामेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। तो इसके अंदर क्या इन्वॉल्व नहीं होगा ये बताना है सेकंड लैंग्वेज में। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट क्या है, थर्ड वाला, थियोरटिकल नॉलेज ऑफ अ लैंग्वेज नहीं होगा। भाई इसका प्रोनाउंसिएशन तो हर लैंग्वेज को, किसी भी लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज को स्पीक करने के लिए असेंशियल है प्रोनाउंसिएशन। इसके कल्चरली बाउंड स्पीकिंग इवेंट्स, यानी कि जो भी स्पीकिंग इवेंट्स है वो भी होने चाहिए कल्चरली, वो भी बाउंडेड होने चाहिए स्पीकिंग इवेंट्स। इसके अलावा सेकंड लैंग्वेज ग्रामेटिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि बिना ग्रामेटिकल नॉलेज के तो कोई लैंग्वेज सीखी नहीं जा सकती है। तो यहाँ पे थर्ड हमारा करेक्ट ऑप्शन है, जो कि नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव ही बताना है। Friends, this was all about the today's video. So thanks for watching this video. Appreciate my hard work. Please like, share and subscribe as much as you can. Wait for the next video. फ्रेंड्स, लास्ट में जाने से पहले इतना ही कहना चाहूँगी, अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी आपके डाउट्स को क्लियर करने की। और फ्रेंड्स, एक और बात कहना चाहूँगी, अभी कोरोना गया नहीं है। अगर आपने वैक्सीनेशन लिया है तो बेटर है, नहीं लिया है तब भी आपको प्रिकॉशन लेना है, और वैक्सीनेशन लिया है तब भी आपको प्रिकॉशन लेना है। कोरोना से मास्क हमेशा यूज़ करना है बचने के लिए, कोरोना से बचने के लिए मास्क हमेशा यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें और बार बार साबुन और पानी से हाथों को अच्छे से धोएं। सो फ्रेंड्स, till then, tata bye bye and take care of yourself and your family. Thanks for watching.